अभी आपने बात करी, भाग्य की भी बात हुई, कर्म की भी बात हुई, धर्म की भी बात हुई। तो भाग्य और कर्म में आप किसको बड़ा मानते हैं? हम अक्सर अपने सामने आलीशान घर देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो जो आलीशान घर जो आपको बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी खूबसूरत हो सकता है, उसे बनाने में कितना वक्त लगा, कैसे बना, उसके पीछे क्या-क्या मेहनत रही, जमीन से लेके, ईंटों से लेके, सीमेंट से लेके, कारीगरों से लेके, ना जाने कितने लोग उसमें शामिल हुए, तब जाके कहीं कुछ समय बाद वो आलीशान घर हमारे सामने बन के खड़ा होता है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का करियर है। जब हम उसकी सफलता को देखते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी सफलता को देखते हैं कि वह आदमी कितना सफल है। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसको किन किन परिस्थितियों, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। लीडर्स टॉक में आज हम मिलने वाले हैं ऐसे ही शख्स से, ऐसी ही शख्सियत से, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहीं छोटी सी करी थी, लेकिन आज उनकी जो सफलता के झंडे हैं वो सिर्फ देश में ही नहीं, विश्व में कई देशों में गड़ रहे हैं। तो आज हम मुलाकात करने वाले हैं संजय अग्रवाल से, जो कि पैरामाउंट केबल के ओनर हैं, चेयरमैन हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पैरामाउंट केबल, और इस कंपनी का नाम शायद पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, जिसके आप चेयरमैन हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, अगर आज पैरामाउंट केबल की शुरुआत को मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मेरे दादाजी एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और हमारा परिवार दिल्ली का ही परिवार है। हमारा पुश्तैनी गांव नांगलोई भी दिल्ली में ही है और वहाँ मेरे दादाजी एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और बड़ा परिवार था और सिर्फ शायद स्कूल टीचर के काम से गुजारा नहीं चलता था, तो उन्होंने साथ में अपनी शुरुआत करी स्कूल के बाद अपनी साइकिल पर सिंगर की सिलाई मशीनें बेचने का काम शुरू किया। अच्छा, मतलब स्कूल टीचर रहते हुए फिर उसके स्कूल के बाद में जी, और उससे अपने परिवार को उन्होंने एक अच्छा एक अपनी तरफ से कोशिश करी कि कुछ मतलब और बेहतर परवरिश बेहतर देने कर की। पाएँ जी। और धीरे धीरे फिर वो व्यापार में चल निकले। उन्होंने दिल्ली में फिर अपना कुछ छोटा व्यापार शुरू किया। फिर धीरे धीरे उस समय में एक बहुत छोटी सी एक लघु उद्योग डाला जिसमें वो निवाड़ बनाते थे। निवाड़ निवाड़। जो आपको याद हो, निवाड़ आजकल कम देखी जाती है, आजकल प्लास्टिक की निवाड़ दिखती है, तो पहले पलंग में निवाड़, जो एक जूट का पट्टा, कॉटन का जी पट्टा जी जी, लगा के जो वाइट कलर की हम होती थी। सफ़ेद रंग जी की जो पलंग बनाए जाते थे, जी। तो वो धीरे धीरे, और उस समय काम छोटे होते थे और साधन बहुत छोटे होते थे, तो जो उन सब में जो कुछ बन पड़ता था, जैसे जैसे तरक्की करी, कुछ कुछ बढ़े, तो करीबन सन 1955 में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी के भाइयों ने मिल के पैरामाउंट केबल की स्थापना की। पैरामाउंट केबल्स, उस ज़माने में केबल्स की कुछ 4-5-6 बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी और जिनको सरकारी लाइसेंस मिलते थे, और एक आम लघु उद्योगों के लिए अलाउड था करना। तो वो तो एक बहुत छोटे लेवल पर पहली एक फैक्ट्री डाली गई जिसका नाम पैरामाउंट केबल्स के नाम से हमारे काम शुरू हुआ। और उस ज़माने में वो लाइसेंस राज का ज़माना था और कमियों का, शॉर्टेजेस का ज़माना था। हर चीज़ के लिए लाइसेंस, कोटा, परमिट लगा करते थे। तो जो मुझे पिताजी बताया करते थे उस समय में कि एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री के लिए
कॉपर की कुछ परमिशन मिला करती थी, कोटा मिला करता था, और रिक्शे पर कुछ छोटे छोटे बंडल कॉपर के आते थे, जो रबर से जो केबल बनाई जाती थी, कुछ रिक्शे पर रबर आया करता था। फिर उस छोटी फैक्ट्री में कुछ छोटा सा कुछ प्रोडक्शन करके कुछ माल बनाया जाता था। धीरे धीरे उससे मेहनत करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया पैरामाउंट केबल, जो उस समय घरों में तारें लगती थी बिजली की, वो जैसे कभी आप लोगों ने, आजकल तो वो भी नहीं दिखती, लेकिन पहले कॉटन ब्रेडेड काफ़ी केबल आया करती थी, जैसे प्रेस के साथ जी जी एक रबर की केबल होती थी जिस पर एक धागे से बुनाई हुआ करती थी। जी। इस तरह की केबलें बनती थी जो फट्टी पर ठोकी जाती थी दीवारों पर, और उनसे कनेक्शन दिए जाते थे बिजली के। उसमें धीरे धीरे नाम कमाया अच्छी क्वालिटी का, अच्छे प्रोडक्ट का। तो 1955 से जो आपने कहा कि इस तरह से नाम कमाया, तो ये नाम कितने वर्षों में कमाया गया? देखिए, ये सब बहुत धीरे धीरे एक एक, जैसे कहते हैं, कन कन करके जुड़ते हैं काम। कहाँ हमारे दादाजी ने कहाँ से शुरू किया, कहाँ एक ये छोटी सी केबल की फैक्ट्री लगी, कहाँ उसमें बिल्कुल बिल्कुल एक माइक्रो लेवल की, जिसको आजकल इंडस्ट्री कहते हैं, मतलब लघु उद्योग तो फिर भी चलो लघु हुआ, बट वो लघु से भी हो जाए माइक्रो, माइक्रो जिसको कहा जाए, अति लघु। हाँ, अति लघु काम से शुरू हुए। और उस समय के ज़माने में ये, जैसे मैंने बताया, इतने कंट्रोल से, तो एक तो पढ़े लिखे लघु उद्यमियों की भी बहुत कमी थी, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो तब जो शुरू किया इतना छोटे से लेवल से काम, धीरे धीरे पैरामाउंट केबल की ख्याति बढ़ने लगी। दिल्ली के आसपास हम लोगों का पैरामाउंट केबल अच्छा मशहूर हुआ, कुछ साउथ में भी जाने लगा, और धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा। और करीबन 20-22 साल तक बढ़ते बढ़ते 55 से 75 तक करीबन अच्छा नाम कमा लिया था। मतलब 20 सालों में, 55 से अगर हमने शुरू किया तो 20 सालों में एक अच्छा नाम कमा लिया था। तो संजय जी, ये जो शुरुआत हुई, पर्टिकुलर हम इस पैरामाउंट की बात करें केबल की, तो कितनी पूंजी से शुरुआत हुई होगी? देखिए, मेरे पास उस समय के खाते तो मौजूद नहीं है, बट कभी नहीं पिताजी ने कभी बताया हो? लेकिन पिताजी का बताया हुआ मुझे तो लगता है हज़ारों में बात रही होगी, लाखों में तो नहीं पहुंची होगी। ओके। और उन सब से ही ये शुरू हुआ था। मेरा तो जन्म भी उसके काफ़ी बाद हुआ। मैं तो उसके और 7 साल बाद मेरा जन्म हुआ। ओके। और लेकिन पैरामाउंट केबल एक कम से कम इज्जत से लिए जाने वाला नाम था। एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग देते थे बाज़ार में। मगर इन 20 सालों में जितना नाम बढ़ा, उसके साथ साथ पिताजी ने जो मुझे बताया कि उन्होंने देखा कि भाई तब तक धीरे धीरे और बहुत लोग इस तरह के काम करने लगे, और एक सबको सब आसान रास्ता लगता था, जिसका नाम बिकता है उसके नाम पर डुप्लीकेट, नकली बनाई गई। डुप्लीकेसी। तो वो बहुत एक धीरे धीरे एक परेशानी बनने लगी। यानी कि मेहनत आप कर रहे थे और मलाई कोई और खा रहे नहीं, थे। मलाई भी शायद वो लोग खाते थे या नहीं खाते थे, घटिया माल बनाते थे, घटिया कीमत पर बेचते थे, और नाम हमारा खराब होता लोग, था। वही कह रहा हूँ, मलाई तो वो खा रहे थे, लेकिन नाम आपका खराब भी हो जी, रहा था जी, साथ के साथ। तो उस समय फिर पिताजी ने ऐसा सोचा कि भाई अब हमें कुछ ये इस तरह के काम की बजाय, क्योंकि इतना बड़ा हमारे संसाधन नहीं थे कि हम रोज़ डुप्लीकेट बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों पर पुलिस की रेड कराएं और ट्रेडमार्क के लिए झगड़ा करें और ये सब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बजाय इस झगड़े के अच्छा है कि हम कुछ सरकारी काम शुरू करें। तो हम लोगों ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए पिताजी ने टेलीफोन केबल बनानी शुरू करी, ओके। और उसको काम को बढ़ाना शुरू किया। उसमें भी पहली 2 जो छोटी फैक्ट्रियां लगी दिल्ली के आसपास में, जिन्होंने टेलीफोन डिपार्टमेंट को केबल देनी शुरू की, उनमें से एक चालू की, और धीरे धीरे फिर काम बढ़ने लगा। इतने में मैंने भी होश संभाला। मैं भी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ सन 1983 में, पिताजी के ही कॉलेज से। और मेरा छोटा भाई भी बाय द वे उसके 3 साल बाद वो भी वहीं से निकला, ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद से मैं व्यापार में लगा 83 से। मुझे याद है कि तब सन 1983 में हमारी साल की
रेवेन्यू करीब 1 करोड़ रुपए हुआ करता था 1983 में। 1983 यानी कि हज़ारों से शुरू हुआ काम 1955 में वो 83 में 1 करोड़ के जी। आसपास वो पहुंच गया। संजय जी, अभी जैसे आपने कहा कि आपने श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट किया, आपके पिताजी ने भी वहाँ से किया और आपके छोटे भाई ने भी वहीं से पढ़ाई अपनी पूरी की। इंडस्ट्री लगाने के लिए या इंडस्ट्री चलाने के लिए एजुकेशन का कितना अहम रोल है? क्या एजुकेशन आवश्यक है या बिना एजुकेशन के भी काम किया जा सकता है? आजकल अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं, उद्योगपति जो बिना मतलब कम एजुकेशन के साथ भी वो अच्छा कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इंडस्ट्री, व्यापार, ये कई चीज़ों के मिलने से बनता है, बढ़ता है। उसमें सबसे पहली ज़रूरत है समझ की, इंटेलिजेंस की, और व्यापारिक समझ की, और व्यापारिक बुद्धि की, और एक निश्चय की, एक कुछ मैं तो कहता हूँ इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ चाहिए जो अगर आप सारी गिने, ईमानदारी की, आपके साथ एक निश्चय की, दृढ़ निश्चय की, और मेहनत की, और सूझबूझ की, और इन सब चीज़ों को मिला के आप करते हैं, तो उसमें एक इंग्रेडिएंट एजुकेशन भी हो सकता है, जिसको आप कंपल्सरी इंग्रेडिएंट नहीं कहेंगे। ओके। कंपल्सरी तो एजुकेशन भी नहीं है, तो कंपल्सरी तो शायद कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त के कहने पर सट्टा लगा के भी कमा लेते हैं, तो वो भी होता है। तो लेकिन एक इंग्रेडिएंट है, और बहुत से बड़े बड़े दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी रहे हैं जो जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन उनकी समझ इतनी थी कि वो सारी मुश्किलों को पार करके और अपनी व्यापारिक समझ और अपनी कैपेबिलिटी के दम पर कहीं से कहीं पहुँचे। तो एजुकेशन एक, मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो सकता है, एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, और लोग बिना पढ़े लिखे भी बहुत जगह पहुँचे। लेकिन एजुकेशन की अहमियत हमें नहीं भूलनी चाहिए। एजुकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और जो लोग खुद भी कम पढ़े लिखे थे और उन्होंने तरक्की करी, उन्होंने भी कम से कम आगे ये कोशिश करी कि उनकी आगे आने वाली पुश्तें अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ और वो उसको काम को और आगे बढ़ा पाएँ। और आज एजुकेशन आई थिंक आपका सोचने समझने के दायरे का विस्तार करता है और जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प करने की शक्ति करने का करता है। और कुछ चीज़ें शायद जो आपको दूसरों का सहारा लेना पड़े एजुकेशन की, चाहे आपकी समझ कितनी भी है, वो शायद दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो अब जैसे मेरे पिताजी, वो एक एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी, और सब तरफ से उनको एक एडवांटेज भी मिला। तो मगर उन्होंने उसके साथ साथ उस ज़माने में एक आज के ज़माने से शायद मैं कहूँगा ज़्यादा समाज के प्रति जिम्मेवारी समझने का भी एक बहुत बड़ा जज्बा था। तो हमारे पिताजी शुरू से जब इतना काम छोटा था तब भी वो लघु उद्योगों के प्रति समर्पित रहे, सिर्फ अपने काम के लिए नहीं। एक उस ज़माने में एक बहुत एक्टिव, बहुत मशहूर एसोसिएशन हुआ करती थी, फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, FASSI, और इसमें काफ़ी कमिटेड इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लगे जो लघु उद्यमी थे, जिसमें कि वो लोग इंडस्ट्री के बिहाफ पे दिखते भारत सरकार पे और राज्य सरकार के पास, सबके पास ले जाया करते थे, उनका समाधान करवाते थे। और जो थोड़े कम पढ़े लिखे उद्यमी थे उनकी भी मदद करने में सबसे आगे रहते थे कि ये सरकारी नियमों में, सरकारी रेड टेप को कैसे उनको भरना है, कैसे उनके मुश्किल फॉर्म भरने हैं, जैसे उन सब चीज़ों में वो रहकर अपनी समाज सेवा भी करते रहे। रेड टेप जिसे लाल फीता शाही कहा जाता था। तो ये एक बैलेंस रहा हमेशा हमारे परिवार में, जो कि आप अपना भी काम करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं, और साथ में जहाँ हो सके समाज में जो आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके उसकी तरफ लगे। यानी कि सिर्फ अपने लिए ही ना जिए, समाज के लिए भी जिए, और समाज के लिए जीने के लिए सक्षम भी रहे। सक्षम आप सक्षम भी तब होंगे जब आप खुद भी कुछ कर पा रहे हो और आप अपना भी ध्यान रख पा रहे हो। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो जब हमारा ही पेट नहीं भरा हुआ होगा, हमारे परिवार का ही भरण पोषण नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप दूसरों के लिए काम करने की सोच भी नहीं पैदा। सबसे बड़ा जिसको हम कहेंगे सीख हमने अपने पिताजी से ली बचपन से, जो उनको देखा कि
आप मेहनत करें, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, आप ईमानदारी रखें, सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलेगा। आप जो भी काम करें उसकी एक क्वालिटी, उसका एक गुणवत्ता होनी चाहिए उस काम में। आपकी आपकी जो एक सोच है वो 2 + 2 4, सिर्फ जिसको कहते हैं ज़ीरो सम गेम, कि आपने 2 रुपए कमाए तो किसी ने 2 रुपए खोए, वो सोच नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपने अपने लिए बढ़ाया, जिसको आपने कुछ बेचा उसका कुछ बढ़ाया, जिससे आपने कुछ खरीदा उसका कुछ बढ़ाया, और विन सब विन सिचुएशन होनी हाँ, चाहिए। और सब मिलके आगे चलें। ये पिताजी ने हमेशा हमें सिखाया, और इसी सोच के साथ हम हमेशा आगे बढ़े। आगे बढ़े। संजय जी, जब आई थिंक आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की होगी 1983 में ही कर ली थी, जी 1983। 1913, क्योंकि तभी आपने ज्वाइन की। क्या तब आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया, विचार नहीं आया कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, तो ग्रेजुएशन कर ली है, अच्छे कॉलेज से कर ली है, तो मैं कोई बढ़िया जॉब करूँ? देखिए, ऐसा तो विचार सच पूछे तो बिल्कुल नहीं आया। हमने अपने पिताजी को देखा था, अपने दादाजी को देखा था, परिवार को देखा था। हमने देखा था कि कितनी मेहनत और कितनी सच्चाई और कितनी लगन से आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहे, सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहे। आप एक उद्योग लगाते हैं तो आप पर कितने लोग निर्भर होते हैं, कितने लोगों का भरण पोषण होता है, आप कितने लोगों का आप एक तरह से आप जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेके चलते हैं, और उसको आप कितना बढ़ा सकते हैं। तो जब सन 1983 में उदाहरण के लिए जब मैं व्यापार में आया, तब शायद हमारी कंपनी में करीबन 25-30 कर्मचारी हुआ करते थे। आज ईश्वर की कृपा से 1500 से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, और जो लोग और जिनको हम सपोर्ट करते हैं, जो लोग जिनकी कंपनी, जिनके बिज़नेस हम पर मतलब काफ़ी हद तक सपोर्ट हमारा लेते हैं, उनको सबको जोड़ा जाए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये एक आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने समाज के लिए भी कर रहे हैं, और इसमें आपका अपना भी फ़ायदा है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप कुछ पूरे समाज को भी के लिए भी कुछ आप अपना छोटा, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी अपना है। देश के लिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, ताकि आपके पूरे देश की इकॉनमी भी कुछ करे। तो और जो लोग नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, वो भी ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी काम में लगकर देश की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हर एक का अपना रास्ता है, हर एक का अपना जो हमारे जो मुझे रास्ता लगा, और जो मुझे रास्ता समझ में आया, जो बचपन से देखा था, मुझे लगा मेरा रास्ता यही है कि इस इंडस्ट्री को, इस उद्यम को और बढ़ाएं और आगे से आगे लेके जाएं। संजय जी, जिस तरह से आपने कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद पैरामाउंट को ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है जब एक फैमिली में एक बैकग्राउंड ही इस तरह से थी, यानी कि दादाजी अध्यापक रहे और फिर उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार भी शुरू किया और पिताजी ने भी अपना ये सूक्ष्म उद्योग डाला। अपॉर्चुनिटी बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमें किन चीज़ों का, किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। देखिए, आपने बोला अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस या ओनली वंस, ये बात बहुत सही है, बट अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉक ही करे आके। ओके। ये अपॉर्चुनिटी के लिए आप में इतनी लगन, इतनी मेहनत और इतनी आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप में इतनी सोच होनी चाहिए कि आप उसके लिए आप काम करें, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें। आपके झोली में भी आके कभी अपॉर्चुनिटी गिरती है, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है, और बहुत लोग उसका फ़ायदा भी बहुत अच्छे से उठाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो अपॉर्चुनिटी भी तभी आएंगी जब आप खुद भी कुछ उसके लिए प्रयास कर रहे हो, जिसको जैसे कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव। जो कोई मेहनत कर रहा है उसके पास शायद अपॉर्चुनिटी आने का ज़्यादा अच्छा मौका है, और आप अपना काम अगर लगन से, मेहनत से कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आएगी कुछ अपॉर्चुनिटी, और आती है। तो मेरा था कि कैसे हम पहचानें कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कई बार लोगों के पास आती है और वो छोड़ देते हैं। देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है सभी के लिए, हम सब के लिए, और उसमें हमारी सोच, हमारी समझ,
इवन हमारे संस्कार, क्योंकि हम किस तरह की अपॉर्चुनिटी को अच्छा और बुरा मानते हैं, और पता नहीं कितनी चीज़ों का मिश्रण मिला के एक जिसको फिर अल्टीमेटली आप आखिर में आप कहेंगे चलिए आपकी किस्मत थी, आपके कर्म थे, आपकी मेहनत थी, ये सब मिला के। लेकिन हमेशा सब लोग जो सारे काम करते हैं हमेशा जीत में ही नहीं निकलते, कुछ हार भी झेलनी पड़ती है। मैं लेकिन तो डिसीजन लेना पड़ेगा, मगर मतलब आपको सोच विचार में ना अटके आपको रह जाए। सब कुछ करके आपको एक बार मन पक्का करके आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आपने ले लिया डिसीजन, उस पर आपको अमल लगन से अमल करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उस पर रोज़ आप शक नहीं कर सकते हैं। आपको अपने विचार खुले रखने हैं, लेकिन अपनी कमिटमेंट को पूरा रखना है। तो ये सब मेरे ख्याल से हम सब इंसान, हम सब लोग, और हमारे देश भारत में तो ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा रही है कि हम लोग अपने जिस तरह हम लोग अपने काम में और काम के लिए, या इसको जिसको हम धर्म कहेंगे या कर्तव्य कहेंगे, जिसके पीछे हम लोग इतना बचपन से सीखते आए हैं हमारे संस्कारों में, शायद उनका भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हम लोग, आप देखिए एज अ कंट्री किस तरह हम लोग आज़ादी के समय किस मुकाम पर थे, जो एक देश पूरे दुनिया का जीडीपी का करीबन 25% से ज़्यादा हुआ करता था, शायद सबसे बड़ा इकॉनमी इंडिया और चाइना में रहता था, और वो 300-400 सालों के गुलामी में, 200-300 साल की गुलामी में कहाँ तक भुखमरी तक पहुँच चुका था, और उस देश को फिर दोबारा उस लेवल से जो उठा है। तो मेरे ख्याल हमारे पूरे देश की जो एक संस्कार, सोच और मेहनत रही है, शायद उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ में से एक हो चुका है, और वो समय दूर नहीं है कि हम दुनिया की सबसे 3 बड़ी इकॉनमीज़ में से एक होंगे। जी। अभी आपने बात करी, भाग्य की भी बात हुई, कर्म की भी बात हुई, धर्म की भी बात हुई, तो भाग्य और कर्म में आप किसको बड़ा मानते हैं? देखिए, भाग्य तो चाहिए, लेकिन भाग्य भी अगर आपको मिला तश्तरी पर सजा के और आपने कर्म नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। कुछ तो इतने भाग्यवान होते हैं कि शायद उसके बाद भी उनको भाग्य मिल जाए, लेकिन शायद ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो शायद हर इंसान को अपने कर्म से तो पूरी ही मेहनत और कोशिश करनी ही पड़ेगी। यानी कि कर्म से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन भाग्य कई बार ऐसा भाग्य को भी आप हो सकता है कि अंधेरे में आप पहचाने ही नहीं, या उसको ठोकर ही मार दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे आपने 1983 में कंपनी ज्वाइन करी थी, आपने बताया 1955 में कुछ हज़ारों से शुरू हुई थी, 83 में शायद आपने बताया था 1 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई थी, और आज 2024 में हम बैठे हुए हैं तो शायद 900 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ का टर्नओवर है, और 30 एम्प्लॉई थे 83 में, और आज तकरीबन 1500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो सफ़र यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि हज़ारों से हज़ार करोड़ तक, हज़ारों की पूंजी से हज़ार करोड़ तक जो सफ़र पहुँचा है, इस सफ़र में क्या हम ये माने कि कोई बीच में व्यवधान नहीं आया, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आया? क्योंकि अभी तक, मतलब जो मेरा अनुभव रहा है, बड़े सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसका ग्राफ जहाँ से शुरू हुआ था और बस उड़ता चला जा रहा है। तो आपके उसमें कहीं ऐसा कोई ब्रेक डाउन आया? देखिए, ऐसा है कि चाहता तो हर कोई ये है कि कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 2 सीढ़ी फालतू चढ़ें या 1 सीढ़ी चढ़ें, लेकिन कभी सीढ़ी उतरना ना पड़े। देखिए, यही है, इसी को जीवन कहेंगे, इसी को व्यापार कहेंगे। शायद व्यापार को हर एक कैरियर में, किसी के भी कैरियर में सिर्फ एक तरफा तो नहीं हो सकता। चढ़ाव आते हैं तो उतार भी आते हैं, और आप किस तरह उन उतार चढ़ाव को झेलते हैं, उन पर किस तरह आप उनको से निकल पाते हैं, और कितनी आप उसमें आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं
जिनसे आप अच्छे समय में तो सभी कुछ अच्छा होता है, मगर मुश्किल समय में आपकी कौन से क्वालिटीज़, कौन से आपके कार्य करे हुए आपके सपोर्ट देते हैं, तो आई थिंक इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उस समय 900 करोड़ हम जब पहुँचे थे, तो हिंदुस्तान में हमारी 450 करोड़ की सेल थी और इंग्लैंड की कंपनी भी 450 करोड़ की सेल थी, तो मिला के 900 करोड़ थे। हमारे और केबल इंडस्ट्री में बाकी लोग भी इसी रेंज में थोड़े बहुत थे, कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई थोड़ा कम। लिस्टेड केबल कंपनी हमारी सबसे बड़ी थी और सब कुछ बहुत एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा था। हम लोग काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे थे, काफ़ी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे और इंग्लैंड की जो कंपनी ली गई थी वो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि उसका नाम पूरी दुनिया में था। तो हम भारत से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की एक बड़ी मार्केट बनाना चाहते थे और उसमें एक इतने बड़े नाम का सहारा होना बहुत बड़ा फ़ायदा था, क्योंकि आज एक शायद हिंदुस्तानी कंपनी को एंट्री मिलना, काम काम मिलना और अच्छे भाव पे मिलना, दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता था। तो ये इसलिए ये एक बहुत बड़ा कदम था हमारे लिए। तो यानी कि क्या इसको ऐसे समझें कि अपनी प्रगति को, अपनी सक्सेस को बढ़ाने के लिए आपने एक शॉर्टकट लिया? एक इसे शॉर्टकट तो नहीं कहूँगा मैं, एक बहुत सोचा समझा मुश्किल डिसीज़न था, जिसके लिए मेहनत भी बहुत की गई। और लेकिन इंसान की जो भी कुछ आप सोच रखते हैं, जो भी आप समझ रखते हैं, उसके ऊपर भी कुछ होता है और आप पूरी दुनिया का तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 2007-8 तक जो बहुत अच्छा चल रहा था, 2008 में, अगस्त 2008 में, 1 साल बाद जब हमने वो कंपनी एक्वायर करी, एक दुनिया में, पूरी इकॉनमी में बहुत बड़ा तूफान आया, लीमैन ब्रदर्स क्राइसिस जिसको बोलते हैं। पूरे दुनिया के बाज़ार, व्यापार बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए। जो हमारे रॉ मटेरियल, कच्चे माल थे, आप समझिए कॉपर जो उस वक्त $10,000 तक पहुंच गया था, वो रातों रात $2,800 रह गया, 30% से भी कम। एल्युमिनियम आधे से कम हो गया, प्लास्टिक्स, सब तरफ अफरा तफरी मच गई। हम लोग थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच कर दिए ज़्यादा कि भाई जितना हमारा साइज़ था उस हिसाब से हमने उतनी ही बड़ी एक और कंपनी ले ली, जो हमारे हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी उस वक्त सेफ काम किया था और जिससे हम और आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते थे। लेकिन जब ये झटका लगा तो साल 2 साल तो हम लोग को नहीं पता चला, बट धीरे धीरे इन सब तकलीफ़ों के चलते एक फाइनेंशियल क्रंच आना शुरू हुआ, एक पूंजी की कमी आनी शुरू हुई, क्योंकि जब आप को कोई बड़ा नुकसान लगता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इस सब मुश्किल समय में हम लोगों ने अपने जो आइडियल थे, जो हमने अपनी फैमिली से विरासत में मिले थे, जो पिताजी से हम सीखे थे, उन सब चीज़ों पे हम कायम रहे। जो हमारी कमिटमेंट थी अपने कस्टमर के प्रति, अपने सप्लायर्स के प्रति, अपने अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, उन सब को हमने पूरी जिम्मेवारी से निभाया और 7 साल तक उस यूके की कंपनी को संभाला, जिसमें हमारे पास 325 इंग्लिश एम्प्लॉयज़ थे, जिनको हमने पूरा अपनी कमिटमेंट से पूरा कंपनी को संभाला। उस कंपनी में भी नई तकनीकें कुछ डाली, उस कंपनी के भी कुछ सिस्टम सुधारे। लेकिन जो जब एक आपके पास पूंजी की कमी होनी शुरू होती है तो दिक्कतें थोड़ा बढ़ जाती है और उस सब के चलते हमें 2014 में एक मुश्किल डिसीज़न लेना पड़ा। 2014 में 7 साल के बाद हमने उस कंपनी को छोड़ना पड़ा और काफ़ी नुकसान में छोड़ना पड़ा। इन सब से हमारी कंपनी को भी धक्का लगा। अब 900 करोड़ की ग्रुप सेल थी, जो 450 हिंदुस्तान की थी, वो भी घट के 450 की 400 ही रह गई शायद। 1 साल तो 300 भी रह गई थी। लेकिन हम अपना काम करते रहे, हमने अपना प्रोडक्ट कभी खराब तो क्या क्वालिटी का ये नहीं जो होने दिया। 7 वर्ष रहे तो क्या बहुत ही कठिन गुजरे? ये 7-8 साल बहुत मुश्किल, बहुत कठिन गुजरे और जब नुकसान का समय होता है तब आप बाज़ार में कैसे सर उठा के चल पाते हैं, अपना काम कैसे कर पाते हैं और कितने लोग आपको सहारा देने के लिए साथ आपके साथ खड़े होते हैं, ये सबसे ज़रूरी। और ये इस पर चलता है कि आप उससे पहले हमेशा कैसे रहे हैं। तो हमारे कस्टमर ने हमें सपोर्ट दिया, हमारे सप्लायर्स ने हमें सपोर्ट दिया। जिन सप्लायर से हमारे इस तरह के संबंध थे, रिलेशन थे कि जिनसे साथ हम उनके लिए काम आते थे, वो हमारे लिए काम आते थे, वो हमारे लिए काम आए बाद में।
हमारे कस्टमर जिनको तसल्ली थी कि पैरामाउंट से हमेशा माल अच्छा मिलेगा और समय पे मिलेगा, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि ये कंपनी नुकसान में है या फ़ायदे में। उन्होंने अपनी हमारे साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखी। ये सब होते चलते चलते हम लोग इन सब मुश्किलों को झेलते और सब तरह की तकलीफ़ों को झेल के भी उसके बाद धीरे धीरे अपने जो कुछ हमारे परिवार में पूंजी थी, जो कुछ अच्छे समय में इकट्ठे हुए थे, वो भी सब कंपनी में दोबारा डाल के और कंपनी को वापस पटरी पर ला पाए। और देखिए कि करीबन 2018-19 तक हम लोग वापस एक मजबूत मुकाम पे पहुंचने, वापस पटरी पे आ गए थे। वापस पटरी पर आ गए। 600 करोड़, मुझे याद है सन 19-20 में हमने 600 करोड़ की सेल वापस कर ली, भगवान की तरह से अच्छा मुनाफा कमाया और तब से फिर वापस कंपनी ने बढ़ोतरी की तरफ कदम रखा। संजय जी, जैसे आपने 2007-8 में जो कंपनी एक्वायर करी थी इंग्लैंड वाली, और आपको मैंने पूछा क्या वो डिसीजन गलत रहा, आपने कहा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि हम कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई भी डिसीजन लेता है तो बहुत सोच समझ के ठोक बजा के लेता है और फायदे नुकसान देख के लेता है। लेकिन जैसा आपने कहा रिसेशन आया था, लेकिन कंपनी बेचने के बाद जो पर्पस था आपका कि भाई एक्सेस मिल जाएगी पूरी दुनिया में, क्योंकि उस कंपनी कई एक्सेस सब जगह, तो क्या वो एक्सेस आज बरकरार है? उस एक्सेस का ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया में लोगों को ये समझ में आई कि एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इंग्लिश कंपनी खरीद के इंग्लिश कंपनी की क्वालिटी बढ़ाई, एक पैरामाउंट के नाम की भी इज्जत बनी। अच्छा, आपने मतलब इंग्लिश कंपनी की भी क्वालिटी बढ़ाई, में उसमें बढ़ोतरी करी। वो कंपनी एक बहुत बड़े ग्रुप जनरल इलेक्ट्रिक का हिस्सा हुआ करती थी और शायद नेग्लेक्टेड रही होगी। हमारे तो जिसको कहेंगे ब्लड में, हमारे खून में केबल इंडस्ट्री थी, तो हमने वहाँ पर भी बहुत सुधार करे, ऐसा नहीं है। और लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में जाना कि एक पैरामाउंट एक अच्छा क्वालिटी का नाम है। उसका ये बेनिफिट मिला धीरे धीरे कि हमें जो कुछ साल हमने मेहनत करी तो एक अमेरिका जैसे बाज़ार में, जो एक सबसे मुश्किल बाज़ार है, वहाँ हमें एंट्री मिल पाई और उस बाज़ार में एक पैरामाउंट केबल के नाम की क्वालिटी एस्टेब्लिश हुई। और आप ये देखिए कि अमेरिका में जो हम लोगों ने पहला ऑर्डर लिया, वो करीबन शायद 18-19 में करीब 7 करोड़ का काम किया। उससे अगले साल भी 7 करोड़ का काम किया। पहले साल हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर था अमेरिका में, अगले साल 2 हुए और तीसरे ही साल में वो 7 करोड़ बढ़ के 100 करोड़ की हमारी सेल हुई। 100 करोड़ की हो सकता है 300-400 भी हो सकती थी अगर मैं बना सकता होता तो, मगर मैं इतना नहीं बना सकता था क्योंकि मैं इंडिया के लिए भी मुझे केबल देनी थी, मेरे इंडिया में भी कस्टमर थे, उनको भी देनी थी और मेरी मशीनें भी, हर कैपेसिटी नहीं थी, हर बाजार के लिए कुछ फ़र्क होता है, वो उस हिसाब से मशीनें उतनी ही थी। मगर उससे अगले साल 2023 में हमने, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने 400 करोड़ की सेल करी। तो आप देखिए 7 करोड़, 100 करोड़, 400 करोड़ एक ही बाज़ार में। वो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि पैरामाउंट केबल की क्वालिटी उस बाज़ार में एस्टेब्लिश हुई, वहाँ नाम हुआ और लोगों ने माना कि ये एक प्रोडक्ट जो हम अभी तक चाइना से इंपोर्ट करते थे और वो शायद उस क्वालिटी का नहीं था जो उनको पैरामाउंट से मिला। और उसका आज ये फ़ायदा है कि हम सिर्फ जो तरह की केबल से शुरू किए थे उसके अलावा और रोज़ नई तरह की केबल को और विकसित कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि हम अगले 4-5 साल में मेंटेन कर पाएंगे ऐसा कि कम से कम आधी सेल हमारी जो है एक्सपोर्ट में ही चले और आधी सेल हम हिंदुस्तान में करें। संजय जी, जैसे आपने 2007-8 में जो कंपनी एक्वायर करी थी, तो एक तरह से रिस्क लिया, जैसे आपने बताया, कैलकुलेटिव रिस्क रहा, ठीक है, और मुँह की खाई। तो क्योंकि आपने तो कैलकुलेट किया रिस्क को, लेकिन बाजार में जो हलचल हो गई उसको कोई भी फोर्स ही नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे मुँह की खा गए। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि बिजनेस में, या यूँ कह लें कि ग्रोथ करने के लिए लाइफ में रिस्क लेना क्या आवश्यक है, जरूरी है? क्या बिना रिस्क के भी ग्रोथ हो सकती है, या बिना रिस्क लिए गेन नहीं? कहते ना, नो रिस्क नो गेन। देखिए, रिस्क एक किसी भी व्यापार भी क्यों, आप हर कैरियर का, अगर एक इंसान एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा है और कुछ उसको एक मौका पड़ता है कि एक आप जाएं जहां पर आपको, चलिए आपकी सैलरी बढ़ रही है और शायद कुछ अच्छा नया इंटरेस्टिंग करने को मिल रहा है, तब भी तो वो रिस्क ले रहा है ना जी। क्या पता वहाँ जाके खूब तरक्की करे और क्या पता वहाँ ना बन पाए लोगों से। यही व्यापार है। ये एक
दुनिया का असूल है कि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। आप कुछ वेंचर करेंगे, कुछ रिस्क लेंगे तो कुछ गेन होगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सारे रिस्क लेंगे वो सारे ही आपके लिए सीधे पड़ेंगे। तो मैंने तो आपको बताया, बचपन से हमने तो कभी मुड़ के देखा ही नहीं था, सिर्फ हमने सक्सेस का ही रास्ता देखा था। और एक डिसीज़न वो जब उल्टा पड़ा, मैं आज भी नहीं मान सकता कि मैंने गलत डिसीज़न लिया था, लेकिन समय तो बलवान है ना। हाँ, आप मान नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं ना, पेपर में तो ये दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन समय तो बलवान समय है। तो बलवान है। समय ने सिखाया कि भाई अब इससे आपको ये देखना है, और मैं ये सीखा इससे कि रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क को आप लिमिट कितना कर पाते हैं वो भी देखिए। कोई इसका गणित, कोई फूल प्रूफ गणित नहीं है, लेकिन हमेशा एक बैलेंस फिर भी अगर आप लेके चले। लेकिन दुनिया में जितने भी आज व्यापार, जितने भी अचीवमेंट हुए हैं, आप व्यापार छोड़िए, वॉर में, देश बढ़ने में, आज किसी ने राज्य बढ़ाए अपने राजाओं ने भी, तो वो भी रिस्क लेके ही बढ़े। तो रिस्क लेके ही अल्टीमेटली बढ़ते रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेना ही और पड़ता है। सारे रिस्क अगर वो फुल प्रूफ ही हो तो रिस्क नहीं है ना, तो रिस्क तो है, तो कभी तो मार भी पड़ सकती है। सो बिल्कुल सही बात है। और अगर सारे रिस्क लिए हुए आपके सारे कदम सही पड़ते चले जाएं तो फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। पहुंचते भी है ना। पहुंचते भी हैं। संजय जी, जब हम बात करते हैं काम की, जैसे आपने बताया कि भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो जॉब में हो चाहे कहीं भी हो। अगर ग्रोथ चाहिए तो रिस्क तो आपको हर जगह पे है काम करने के लिए। बट काम करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई जब सफलता किसी को मिलती है तो कई बार सिर पे चढ़ जाती है। कई बार ये लगने लगता है कि जो मैं करता हूँ सब सही होता है, सब ठीक होता है। तो जो 1983 से लेकर 2007 तक का आपका सफर था, जिसमें आपने कहा मैं हर 3 साल में 2 साल में इनोवेशन 7-8 तक 25 साल समझ लीजिए कि सिर्फ सक्सेस देखी थी। हाँ। तो जो वो सक्सेस देखी थी और वो यंग एज से आपने सक्सेस देखनी शुरू करी थी, तो क्या आपको नहीं लगा संजय अग्रवाल जो करता है ठीक ही होता है, मुझे किसी की सुननी नहीं है? ऐसा कभी मतलब इस तरह का नहीं, भाव देखिए आया? इसमें बहुत फैक्टर हो जाते हैं। कुछ तो आपकी संस्कार क्या हैं, आपने क्या सीखा है, क्या रहे। और दूसरा मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं ना बिजनेस फैमिली, व्यापार में भी परिवार होना एक बहुत बड़ी बात है। हम भी 2 भाई मिलके चढ़े हैं आगे, 2 भाई मिलके चले हैं आगे। कभी भी मैं ये नहीं मान पाया कि मैं अकेला कर पाया हूँ, या मेरा भाई नहीं कभी मान पाया कि वो अकेला कर पाया। संदीप जी और मैं मिलके जो कर रहे हैं, तो हमेशा अगर एक कोई ज़्यादा दौड़ रहा है तो दूसरा थोड़ा एक ब्रेक लगाने के लिए भी होता है, और कोई ढीला पड़ रहा है तो दूसरा हाथ पकड़ के आगे भी करने को होता है। तो शायद ये एक बहुत बड़ा एक मतलब सपोर्ट जो रहा। यानी कि कहते हैं 1 और 1 11। 1 और 1 11। हर इंसान को ये सपोर्ट नहीं है। बहुत लोग अकेले, अपने दम पर अकेले भी बहुत दुनिया में कुछ हासिल करते हैं। मुझे ये सहारा रहा कि हम दोनों भाई मिलके चले और आज तक चल रहे हैं, और ईश्वर ने चाहा तो हमारी अगली पीढ़ियां भी चलती जा रही हैं साथ। और यानी कि एक दूसरे के डिसीजन को इसका बड़ा evaluate फायदा कर रहता पाते है, थे। क्योंकि अकेला एक आदमी कई बार, शायद जो आपने बोला, ये थोड़ा रिस्क रहता है, बट उसमें भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर क्या क्या नहीं किया। जी। बट मैं तो अपनी सफलता इसमें मानता हूँ कि हम भाइयों ने मिलके किया। तो मतलब एक दूसरे के डिसीजंस को हम इवेल्युएट भी कर पाते हैं कि भाई कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, बता पाते हैं। जब हम काम की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, बहुत हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, परिश्रम, कड़ा परिश्रम। तो किसी भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए, चाहे वो जॉब में हो, क्योंकि देखिए जॉब 8 या 9 घंटों के लिए बनी होती है, तो क्या बिजनेस में भी 8 या 9 घंटे ही देना सही है? या सफलता, और मैं नॉट सिर्फ सफलता, बड़ी सफलता की बात कर रहा हूँ, ह्यूज सक्सेस के लिए व्यक्ति को दिन में कितने घंटे काम करना अब चाहिए? मैं वापस इसी बात पर आता हूँ जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने कही। इवन नौकरी में भी, जॉब में भी, जो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी समझता है, वो बहुत कम लोग कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हैं, कहीं तरक्की कर पाते हैं। व्यापार में भी यही है। आप ह्यूमन एंडेवर में, एक इंसान का जो भी कर्म भूमि है, अगर उसमें मेहनत और लगन नहीं है तो भी हो सकता है कि कुछ को किस्मत छप्पर फाड़ के मिल जाती है। लेकिन जो हमारे देश की एक संस्कृति है, जो हमारा मानना है, कर्म के बिना वैसे तो कुछ मिलता नहीं है। तो कर्म तो सबको करना पड़ेगा। और ये 8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे ये कुछ नहीं होते। आप जिस भी काम में लगे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री कर रहे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप फौज में हैं, आप कहीं पर भी हैं,
जो कार्य जिस जिस काम में आप लगे उसकी सोच आपके साथ 24 घंटे रहनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ा एक आजकल बड़ा चर्चित कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ओवरब्लोन नहीं होना चाहिए। आप काम की तरफ लगे, काम में मेहनत करें, ये व्यापार को ना को देखते देखते या काम को देखते देखते परिवार को ना भूलें, ये भी ठीक है। लेकिन सिर्फ आप बैलेंस ही करते रह जाएं और अपनी लगन छोड़ दें, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मेहनत तो सबसे ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए समय होता है। ख़ास तौर से जब आप नौजवान हैं, जब आप यंग हैं, तब अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की सोचेंगे तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। उसको ठीक नहीं मानता, बट क्वेश्चन मेरा एक मूल ये था कि 24 घंटे में से कितने घंटे अपने काम, अपने करियर के लिए देने चाहिए मिनिमम? देखिए, घंटे तो पूरे 24 ही देने चाहिए और पूरे 24 घंटे काम के साथ अपने परिवार को भी देने चाहिए। वही 24 घंटे समाज के लिए भी होने चाहिए और उसी समाज उसके साथ आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी। तो उसको बांटते कैसे हैं, ये हर समय आता है। ऐसा नहीं होता कि एक रेलगाड़ी है जो एक स्पीड पर लगातार चलती जाएगी और उसी तरफ चलती जाएगी। किसी समय आपके काम की तरफ ज़रूरी है, किसी समय आपको परिवार के लिए ज़रूरी है, किसी समय आपको समाज के लिए भी ज़रूरी है। इनका बैलेंस हर इंसान का अलग अलग हो सकता है और हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो यानी कि संजय जी इसको इस तरह से समझें कि घड़ी देख के काम ना करें, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे समाज भी चाहे हो, पारिवारिक हो, चाहे समाज हो, आपको काम को देख के काम करना चाहिए। जो जरूरत है ये काम इतनी देर में खत्म करना है या खत्म करके ही मुझे चैन लेना है। जब बिल्कुल, बल्कि ये काम इतनी देर में खत्म करना है, अच्छा टारगेट है, लेकिन जरूरी है कि ये काम मुझे खत्म करना है, तब सांस लेना है। तो ये जरूरी है सबसे। तो दोस्तों समझ गए ना, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो घड़ी देख के मत काम करिए। और जैसा संजय जी ने कहा भी कि 8-9 घंटे अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो अगर करते रहेंगे तो फिर वही 5-6-8% जो आपको साल में अप्रेजल मिलता रहता है, बस वही मिलता रहेगा, नौकरी चलती रहेगी और आप कहते रहेंगे क्या हाल चाल है, समय कट रहा है। तो समय को काटिए मत, समय को जीना है तो मेहनत करिए। संजय जी, अब एक चीज़ ये बताएं कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, आज की तारीख में आप देखें बड़े सारे स्टार्टअप्स शुरू होने लग गए हैं, एक कॉन्सेप्ट आ गया है स्टार्टअप का, लेकिन उससे तेज़ी के साथ वो बंद भी हो जाते हैं। तो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करे? यदि अपना वो काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, किस तरह से वो शुरुआत करे? देखिए, ऐसा है कि कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें, मेरे ख्याल से आज से हज़ारों साल पहले से भी ह्यूमन एंडेवर की स्टोरी वही है, इंसान की मेहनत की स्टोरी वही है, आज भी वही है। आज कुछ नई टर्म्स हर समय में, हर युग में आती है। अब ये स्टार्टअप आ गई। जो कौन स्टार्टअप नहीं है, जो आज काम कर रहा है वो स्टार्टअप ही है। जिसने काम शुरू किया वो स्टार्टअप था। मेरे दादाजी स्टार्टअप थे, जिन्होंने एक जो पहले सिंगर की मशीनें बेची अपनी साइकिल पर और उसके बाद निवाड़ की एक छोटी सी फैक्ट्री डाली। मेरे पिताजी एक स्टार्टअप थे जिन्होंने और सब लोग, और मैं भी अपने आप को स्टार्टअप ही मानता हूँ कि सन 83 में हमें क्या दिखता था, हमारा क्या साइज दिखता था, बट उसके बाद आपको आगे बढ़ने की सोच होनी चाहिए, आगे जाने की सोच होनी चाहिए। और आजकल जो हमारे स्टार्टअप जो इंडिया में जो एक इतना बड़ा एक मूवमेंट सी बन गई है, इतने हमारे यूनिकॉर्न बने हैं, ये एक हमारी एक नेचुरल एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का एक नतीजा है हमारे देश की, जो एक हम लोगों की एक संस्कार ही कहूँगा मेहनत के प्रति और उसके साथ समझ के प्रति, व्यापारिक समझ के भी प्रति। वो आज के नए नौजवान जो एक इतनी छोटी उम्र में एक नब्ज़ पकड़ पाते हैं किसी एक तकलीफ़ की, कि ये एक ज़रूरत है बाज़ार में, समाज में, जिसको वो पूरी कर सकें और उसको एकदम इतना बड़ा कर सकें, ये तो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऐसे जिस तरह हमारे यहाँ स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, उनमें वो कोई घड़ी देख के काम करने वाला नहीं है, वो लगन वाले हैं। जिसने जो एक चीज़ को सोचा उसके लिए पीछे लगा। और ऐसा नहीं है कि सारे ही सक्सेस होते होंगे, बहुत से स्टार्टअप ऐसे भी होंगे जो फेल होते होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जो 4 बार फेल हो गए, 5वीं बार बहुत सक्सेस हो गए। मंत्र तो है आपका कर्म करना और मेहनत करना और उसके साथ समझ रखना। लेकिन कुछ तो भाग्य भी है, उसको आप नहीं नकार सकते। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कार्य ना करें, अपना कार्य तो करना सबसे लाजमी, सबसे ज़रूरी वही है। अपना कार्य अपना कर्म करना सबसे लाजमी है। तो अग्रवाल साहब, आपका सफ़र तो बड़ा अच्छा रहा और आज आप 1000 करोड़ की कंपनी बन गए। आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी, कहाँ पहुँचना चाहते हैं अगर अगले 5 सालों की हम बात करें? देखिए, अगर मैं पैरामाउंट केबल की फ्यूचर की 5 साल की बात करूं, तो अगले 5 साल में हम ये चाहते हैं कि हम भारत की सबसे 3 बड़ी केबल कंपनी में गिने जाएं। टॉप 3 में आप आना चाहते अभी हैं? हम 10 में गिने जाते जी। हैं। हमारी इच्छा ये है कि हम 3 में पहुँचे, पहले 3 में तो पहुँचे। उसके आगे का समय बताएगा। आगे के कोशिश आगे ये देखें, होगी फर्स्ट कि टारगेट कभी ये है। कि कभी नंबर 1 भी पहुँचे, जी। लेकिन दूसरे लोग भी अपना कार्य करेंगे, हम भी करेंगे। तो टॉप 3 कितने वर्षों का टारगेट आपने लिया है? ये 5 साल का हम 5 सालों में उम्मीद पहुंचना करते चाहते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट। वेरी गुड। और जब टॉप 3 में होंगे तो कंपनी का साइज क्या होगा? हैं। देखिए, अ, अगर टॉप 3 में मुझे होना है तो मुझे अगले 5 साल में कम से कम 10,000 करोड़ तो होना पड़ेगा। 10,000 करोड़ का होना पड़ेगा। संजय जी, आपने इंग्लैंड में भी काम किया, वहाँ पे भी फैक्ट्री चलाई, इस समय आप अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो माइंडसेट होता है इंडियंस का, अमेरिकन्स का, ब्रिटिशर्स का, ये माइंडसेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये माइंडसेट, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर्स पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं और क्यों अमेरिका इतना आगे बढ़ रहा है। तो आप दोनों जगह काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप समझ पाए हैं कि वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर अगर आप देखें तो शायद हमारे देश में एज अ परसेंटेज कहीं ज़्यादा होंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका या यूरोप से, एज अ परसेंटेज। जी। वहाँ अगर आप देखें तो एंटरप्रेन्योर तो बहुत बहुत कम दिखते हैं। ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। जी। लेकिन एक वहाँ के कुछ सिस्टम्स इस तरह डेवलप हुए कि सबसे पहली बात कि शायद एक ज़माना ऐसा आया हमारे देश की हिस्ट्री में कि हम लोग रूढ़िवादी ज़्यादा हो गए और साइंस या टेक्नोलॉजी की तरफ हमारा रुझान नहीं रहा। ये हमारा वो देश था जहाँ सबसे पहले मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ये सब चीज़ें आई जो दूसरे लोग कहीं समझते क्या सुन भी नहीं सकते थे। लेकिन वो लोग उस रास्ते पे जो निकले वो उनको इतना आगे ले गया कि उसके साथ और भी बहुत हिस्टोरिकल रीज़न हुए, जिससे जैसे कॉलोनियलिज्म हुई, उन्होंने दुनिया भर के देशों पर कब्जे की सब। लेकिन आज की अगर सिर्फ हम कहें, चलिए सब भूल जाइए पास्ट हिस्ट्री को, लेकिन आज की अगर बात करें तो जिन देशों में सबसे ज़्यादा सोच की आज़ादी रही, जिन देशों में काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, वहाँ जो अगर 1000 में से भी एक आदमी काम करने निकला और लगन से निकला और समझ से निकला, वो कहीं का कहीं पहुँचा। तो वो अमेरिका की हिस्ट्री रही, यूरोप से ज़्यादा अमेरिका की हिस्ट्री रही। और आज इंडिया आज उसी मकाम पर पहुँचता जा रहा है जहाँ पर हमारे लोग, हमारे नौजवान और हमारे व्यापारी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अब इस तरह की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पा रहे हैं। उसके लिए उनको रोकने वाले भी नहीं। कुछ हमारे सिस्टम जो बने थे, शायद वो एक लाल फीताशाही जो थी, वो एक बहुत बड़ी रोक थी हम पर। और उसके लिए किसको हम ब्लेम करें, किसको नहीं करें। आज 200-300 साल जो हमारी गुलामी रही, उसमें हम लोगों को कितना नुकसान हुआ, हमारे देश को कैसे निकले। लेकिन आज आज भारत उस जगह पर खड़ा है जहाँ भारत का एंटरप्रेन्योर किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है और सबको बराबर की चोट पर खड़े होकर व्यापार करने की स्थिति में है। आज भारत के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स किसी से पीछे नहीं है। आज इंडियंस अगर आप देखें तो कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ हैं। तो भारत की एजुकेशन, भारत का दिमाग, भारत की मेहनत, ये पूरी दुनिया में आज मानी जाती है। संजय जी, कहते हैं ना कि जब से हमारा जन्म होता है, समाज हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से देता ही रहता है। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, एक तो ये जानना चाहता हूँ। दूसरा एक और प्रश्न जानना है, CSR की जो आजकल हम बात करते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो
सरकार ने एक मैंडेटरी भी कर दिया है कंपनीज के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो एक इंसान समाज में रहता है, आप जंगल में तो नहीं रह रहे या आप अकेले तो नहीं रह रहे। अगर आप समाज में हैं तो उस समाज की ये एक सारे हिस्से हैं। एक, आपको अपना भरण पोषण करना है, आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना है, आपने इतना कमाना है कि सबके लिए आप सब कुछ कर पाएँ। एक, आपको समाज की तरफ भी कुछ जिम्मेवारी है। अब अगर सिर्फ सब लोग अपना ही सोचेंगे तब तो कोई भी देश, कोई भी इकॉनमी कहीं भी कुछ नहीं पहुंच सकते। ये समाज पूरा बनता ही इस बात पर है कि सब लोग अलग अलग काम अलग अलग तरह से करते हैं, और जो जिसकी मजबूती है, जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें जिस चीज़ का एक स्पेशलिटी है वो करता है, दूसरा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है, और कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, उनके लिए या समाज के लिए भी करने वाले चाहिए। अब हमने अपने परिवार के संस्कारों में यही सीखा। हमारे पिताजी, हम बचपन से ये देखते आए कि वो एक एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर थे, तो ज़रूरी नहीं था कि सारे समाज में और जो लोग छोटे व्यापार करने वाले लघु उद्यमी थे वो इतने एजुकेटेड होते थे। तो हम देखते थे हमारे पिताजी उसको भी अपनी जिम्मेवारी समझते थे। एसोसिएशन में, लघु उद्यमों की एसोसिएशन में पूरी तरह एक्टिव थे। उन छोटे उद्यमियों के साथ काम करना, उनकी तरफ से आवाज़ उठाना, उनकी तरफ से उनको मदद करना, ये सरकारी लाल फीताशाही को करने में वो शुरू से देखे हम। उसके साथ समाज में आप क्या कर सकते हैं, जितने आपके साधन हैं उस हिसाब से अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपको खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक आपको एक सहारा मिलता है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा भी कर रहा हूँ। तो ये सब हम देखते हुए, ये जो हमने संस्कार सीखे देखे पिताजी के करते हुए, कि वो समाज में भी एक अपना योगदान करना, सिर्फ इस बात का नहीं कि आप दान क्या कर रहे हैं, बाकी आप अपनी सेवा का क्या दान कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो ये सब चीज़ें देखी, उन सबको देख के हम लोग भी, हम दोनों भाई, हमारे पूरे परिवार में ये संस्कार है। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हम भी समाज के प्रति कर पाएँ हमेशा। अब उसमें आप कहीं दान देते हैं, वो भी एक चलिए अपनी जगह अच्छा है। कुछ आप अपनी समझ से कुछ ऐसा करें जिसमें लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सके, एक सस्टेनेबल फ़ायदा हो सके। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों में अपना CSR ऐसा अपना योगदान करें जहाँ पर कुछ एक लोगों को लंबे समय के लिए फ़ायदा हो। जैसे कहीं कहीं एजुकेशन में अगर आप किसी की हेल्प कर सकें। एक मुझे व्यक्तिगत तौर पर, मुझे और मेरे इवन भाई को भी, हम दोनों एक चीज़ को बहुत ज़रूरी मानते हैं कि भाई, एक जैसे पानी की कमी, पानी की किल्लत वो क्यों हुई हमारे देश में, क्योंकि पुराने जो सिस्टम थे इरिगेशन के, वो धीरे धीरे गुलामी के समय में ख़त्म होते चले गए। पुराने जो जो हुआ करते थे पानी जमा करने के रास्ते तरीके, वो ख़त्म हो गए। अब आजकल चेक डैम्स हम लोग बना रहे हैं। मैं PhD चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2021 में, और उससे पहले भी कई सालों से इन्वॉल्व रहा। वहाँ PhD में हम लोग की एक रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन में चेक डैम्स एक बहुत एक अच्छा कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग डोनेशन देते हैं। उससे किसी एक गांव में जाके आप एक छोटा चेक डैम बनाते हैं, जहां जो पानी बह जाता है बारिश का, उसको रोक दिया जाता है, और उससे धीरे धीरे वो पानी ज़मीन में समाता है, और धीरे धीरे वाटर टेबल बढ़ती है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, और उन जगहों पर जहाँ सूखा सा पड़ा दिखाई देता है वहाँ खेती होने लगती है। तो हम लोग बहुत सालों से अपने परिवार में किसी भी मौके पर हम ये कोशिश करते हैं कि चेक डैम ऐसे सपोर्ट कर सके। एक और जितनी तरीके से आप कहीं पर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग को आप सपोर्ट करें, सब लोग कहीं ना कहीं जहाँ पर जो समाज में योगदान दे सकें दें। उसके साथ शायद कुछ अपनी तरफ से आपने क्या अपना समय दिया। कोई एक इंसान कुछ बहुत बड़ा ना भी कर पाए, लेकिन जितना आप कर पाएँ अपने समय के हिसाब से, अपनी जानकारी लोगों के मिलने जुलने के हिसाब से, और अपने खुद के अपने दान देने की हैसियत के हिसाब से, उतना करना बहुत ज़रूरी है। उतना करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे युवा साथी हैं, आप देखिए हमारा जो देश है, जो उसका डिविडेंड कहा जाता है, यूथ है, तो उसको सक्सेस के लिए आप क्या सक्सेस बतरा देना चाहते हैं? वो जीवन में ऐसा क्या काम करे जिससे वो सफल हों, और क्या ना करें जिससे वो कहीं पीछे रह जाते हैं? देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि सबसे पहला मंत्र है मेहनत,
लगन, और उसके साथ समझ, समझ अपनी और अपने आसपास की, अपने से बड़ों की समझ का फ़ायदा उठाना। सब कुछ मिलके इसको आप अगर अपनी मेहनत करते हैं तो जिस भी आप फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप कहीं डॉक्टर हैं, या आप फौज में हैं, या आप व्यापारी हैं, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको एक ही चीज़ चाहिए, क्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। जब आप ये करते रहेंगे, आप समाज के लिए भी प्रोडक्टिव हिस्सा हैं, आप अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और अपनी आने वाली पुश्तों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। जी, आने वाली पुश्तों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाकी से बात करी और बताया, और इससे मैं समझता हूँ जो युवा साथी हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं वो सीखने के लिए। और जो आपने गोल अपना रखा है कि अगले 5 सालों में टॉप 3 कंपनी में शामिल होना, वो भी उम्मीद करते हैं जल्दी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, और उन्होंने बताया कि भाई जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो जो 2 टेक अवे इम्पॉर्टेंट लगे वो मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। जो संजय जी ने कहा कि भाई काम जो करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, घड़ी नहीं देखनी है, काम देखना है। जो आपका काम है, जो आपका गोल है, जो टारगेट है, जब तक वो काम नहीं खत्म हो जाता तब तक आप ये मत सोचिए कि 8 घंटे काम करना है या 16 घंटे काम करना है। और दूसरी, जीवन में यदि सफल होना है तो सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लगातार लाते जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या आवश्यकता। धन्यवाद, नमस्ते।